करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो फेनोमेन होता है जिसमें जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनका डिस्कस करते हैं, दैट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये की रिएक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3, ये वाली चेन को सिलेक्ट किया और इसमें 3 कार्बन है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पुकी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स थ्रू माइंड मैप्स, बिकॉज आई बिलीव इन कि जब भी आपको किसी बड़े से चैप्टर को फ्यू मिनट्स में रिवाइज करना होता है, सो माइंड मैप्स इज द वेरी इफेक्टिव वे टू डू दैट। सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अभी आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा बहुत सब कुछ इस माइंड मैप के ऊपर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो माइंड मैप है ना, ये मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा था इतने बड़े वास्ट चैप्टर के लिए। बिकॉज क्योंकि जो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको कभी नहीं पढ़ा। जैसे 8 7 6 में हमने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने पढ़ रखा है, एसिड बेस केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी कार्बन एंड कंपाउंड्स का नाम भी नहीं सुना था, है ना। तो बेसिकली ये चैप्टर ना हमारे लिए बिल्कुल न्यू सा था एंड अभी भी है। तो मतलब ये है कि इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एंड इस चैप्टर के अंदर ना वो मेन टॉपिक्स को ना इंक्लूड नहीं कर रखा था। मतलब इस माइंड मैप के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मुझे एक्सप्लेन करने थे, वो इंक्लूडेड ही नहीं थे। तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है, इसको मैंने खुद से एक और क्रिएट कर दिया है। सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिकनेस ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड से। मतलब कार्बन की क्या यूनिकनेस होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कार्बन की यूनिकनेस ये है कि कार्बन जो है ना कैटिनेशन दिखाता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। मतलब कि कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन जो है ना बॉन्ड्स बनाता है, सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स बनाता है, वही उसको कहते हैं हम लोग कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, विच इज़ द बेस्ट। तो अगर आपसे ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, पता है मैंने देखा था कि प्री बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आया था हमारे में, वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में आया था कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज मैंने क्या दी थी, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन की। कैटिनेशन दिखाता है कार्बन बहुत लार्ज एक्सटेंट पे, मतलब और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन सल्फर भी दिखाता है, ठीक है, लेकिन सल्फर इतना ज़्यादा एक्सटेंट पर नहीं दिखाता जितना ज़्यादा कार्बन दिखा पाता है। इसलिए कार्बन एंड कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी टेट्रावैलेंट। कार्बन जो होते हैं ना टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट कैसे होते हैं? मतलब भी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। और ये एक आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करता है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। तो कार्बन जो होता है ना, वो 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। और कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके बेसिकली। सो अब क्या करता है ना, कार्बन को बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो अभी जैसे कि इसके पास लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होगी जिससे ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ऑक्टेट में कितने, ऑक्टेट क्या होता है? तो ऑक्टेट मतलब 8, ठीक है। मतलब इसको अभी 4 और चाहिए जिससे कि अपना ये ऑक्टेट पूरा कर ले, 8 कंप्लीट हो जाए इसके अंदर वैलेंस शेल, है ना। तो ये नहीं हो सकता कि कार्बन 4 किसी और दूसरे कार्बन से ले ले। मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दूँ, नहीं, क्योंकि कार्बन दूसरे मतलब अपने एक और कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ना ही उसको डोनेट कर सकता, ना ही उससे ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कार्बन के अंदर ना 6 एटॉमिक नंबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। और अगर मैं किसी और कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बनवा देती हूँ तो ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड एक साथ नहीं कर पाएगा। और दूसरा, अगर ये किसी को गेन करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो कि इनसफिशिएंट हो जाती है। तो इसलिए कार्बन के साथ मतलब सॉरी, कार्बन 4 बॉन्ड शेयर भी नहीं कर सकता और 4 लूज भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज इट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को ना हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि अगर ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास 4 वैलेंस शेल में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे 4 और चाहिए, कुछ है ना 4 तो चाहिए, जिससे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो मैं क्या करूँगी ना, इसके आसपास में 4 हाइड्रोजन लगा दूंगी, जिससे कि क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा ऑक्टेट पूरा हो गया। ये क्या बन गया? CH4 बन गया बेसिकली, मिथेन, ठीक है। दैट इज़ इट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कार्बन हम जब कार्बन से इसको नहीं फिट कर सकते तो हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन की जगह हम और भी कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे क्लोरोब्रोमो, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बाद में वो बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सॉरी कार्बन के हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेसिकली? सो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन के और कार्बन के बने हुए होते हैं। जैसे कि अभी मैंने दिखाया, कार्बन को मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, तो मतलब कार्बन के और हाइड्रोजन के बने हुए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं, एक असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये असाइक्लिक आपने पहली बार सुना होगा नाम, बट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कितना सिंगल बॉन्ड होता है, वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कि मतलब एक सर्कल या किसी भी साइक्लिक टाइप का चीज़ बना सकते हैं, वो होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये जो लिखा हुआ है अली साइक्लिक एरोमेटिक, तो दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, तो बेसिकली हम लोग इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। सो अभी आपको क्या बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो इसमें नीचे लिखा है कि एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो बेसिकली एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स आखिर ये क्या है? तो बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं हमारे पास एल्केन्स।
ठीक है। देन हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन्स, देन होते हैं एल्काइंस। तो इनको पहचानने का तरीका बताना चाहती हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कैसे पता लगाते हैं इनको। तो बेसिकली CnH2n+2 ये होता है एल्केन्स को पहचानने का फॉर्मूला, ठीक है। ये एल्केन को फॉर्मूला होता है पहचानने का, और ये होता है CnH2n एल्कीन को पहचानने का, और CnH2n-2 ये होता है एल्काइंस को पहचानने का फॉर्मूला। आपने रिसेंटली तो नहीं, बट एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें एक सर होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको याद कराने की बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं कि जैसे कि कह दो ना +2, कह दो ना -2, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो इसका क्या रोल है भाई, इसका क्या रोल है? तो बेसिकली MCQs में बेसिकली क्वेश्चन आता है। मेरे प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताती हूँ। सो मेरे जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करने से पहले ना, सबसे पहले हम और भी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, देन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो एलोट्रॉपी की अगर हम बात करें, एलोट्रॉपी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। कार्बन जो होता है ना, वो एलोट्रॉपी दिखाता है, ठीक है। मतलब कैसी? सम केमिकल एलिमेंट्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसके अंदर वो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम फिजिकल स्टेट में, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो कार्बन जो है एलोट्रॉपी दिखाता है। तो बेसिकली कार्बन हमें चारकोल कोल के फॉर्म में मिल जाएगा, फ्लोरीन्स, ग्राफाइट एंड डायमंड। तो बेसिकली डायमंड जो होता है ना, 4 कार्बन के साथ बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ठीक है। ये एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, इसलिए डायमंड हार्ड होता है, और बट डायमंड जो होता है ना कार्बन का बना होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है डायमंड, ठीक है। सेकंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो मेरी पेंसिल के अंदर है ना, दिस इज ग्रेफाइट है ना। सारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो जिससे हमारे पेंसिल के साइड में जो कोर होता है, ये ग्रेफाइट होता है। तो बट बेसिकली फ्रॉम द रिसर्च ये ग्रेफाइट नहीं है, ये ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये फुल एकदम अच्छा वाला ग्रेफाइट नहीं है। तो बेसिकली कार्बन जो होता है ना, उसका दूसरा एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, जो कि थोड़ा स्लिपरी नेचर का होता है, थोड़ा स्लिपरी होता है, ब्रिटल होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हेक्सागोनल टाइप का होता है, ठीक है। वो आप लोग सीख लीजिएगा, वैसे नहीं आता इतना। और तीसरा एलोट्रोप है इसका बकमिनिस्टर फुलोरीन, जो कि एक बॉल टाइप की शेप में होता है, ठीक है। बकमिनिस्टर फुलोरीन पूरा एक बॉल टाइप की शेप में होता है, जो कि एक एक आर्किटेक्चर ने बनाया था जिसका नाम था बकमिनिस्टर फुलर, ठीक है। उन्होंने डोम स्ट्रक्चर बनाया था, उस डोम के ऊपर ही उन्होंने इसका नाम रख दिया लोगों ने कि ये इसका नाम है एलिमेंट का बकमिनिस्टर फुलोरीन। और कोल और चारकोल तो ऐसी है, मतलब ऐसे नहीं है कि कार्बन के सिर्फ 3 ही एलोट्रोप होते हैं, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं, आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बट हमारी बुक में NCERT में सिर्फ अभी 3 एलोट्रोप की बात की गई है। नाउ अब हम बात करते हैं होमोलॉग सीरीज की। होमोलॉग सीरीज क्या होती है आखिर? बॉन्ड CH2 ग्रुप, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय बॉन्ड CH2। होमोलॉग सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज होती हैं जिसमें एवरी सक्सीडिंग मेंबर जो होता है वो बॉन्ड CH2 ग्रुप से डिफर करता है। मतलब हर मेंबर के अंदर बॉन्ड CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ठीक है। बॉन्ड CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है बेसिकली, जैसे कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये होमोलॉग सीरीज है। तो अब डिस्कस करते हैं कि मेरे प्री बोर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या था वो। तो MCQs में क्वेश्चन था कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है C4H10, ये कौन सी होमोलॉग सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। और MCQs में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सब लिखा हुआ था, और नन ऑफ दीज, ठीक है। सो मैंने इसको कैसे पहचाना और कैसे आंसर किया। सो बेसिकली मैंने अभी आपको ये फॉर्मूले दिखाए हैं कि CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो इसको ना पुट करके देखते हैं फॉर्मूले में। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, मतलब कार्बन के कितने नंबर्स हैं। तो इसको सबसे पहले फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। CnH2n+2, कार्बन कितने 4 हैं, तो N की जगह पर मैं 4 पुट कर दूंगी। सो C4H2, N की जगह पे 4 पुट किया +2, ठीक है। तो C4 तो ऐसी 2 4 ज़ा 8, 8 + 2 10, ठीक है। तो पहला ही फॉर्मूला हमारा सक्सेसफुल बैठ गया, मतलब कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो मतलब कौन सी होमोलॉग सीरीज से बिलोंग करता है? ये एल्केन्स की होमोलॉग सीरीज से ये बिलोंग करता है। तो मैंने उस वक्त MCQs में अपना एल्केन्स ऑप्शन लगा दिया था, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। C3H8 ये कौन सी होमोलॉग सीरीज से बिलोंग करता है, आप लोग को ही बताना होगा, ठीक है। नाउ हमने होमोलॉग सीरीज डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है अल्कोहल। अल्कोहल मतलब बॉन्ड OH, ठीक है। और गाइस फंक्शनल ग्रुप्स को अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। बट उससे पहले आपको कार्बन के नेम के हिसाब से एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस के नेम पता होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई कार्बन के अंदर वन मतलब एक कार्बन है, तो उस वाले मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या नेम होगा, तो उसका नाम होता है मिथेन, ठीक है। मिथेन होता है C2। अगर 2 कार्बन होते हैं तो उसका नाम होता है इथेन, ठीक है। और अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन, और 4 होते हैं तो ब्यूटेन, 5 होते हैं तो पेंटेन, 6 होते हैं तो हेक्सेन, देन हेप्टेन, देन ऐसे करके हो जाते हैं ऑक्टेन एंड नॉनिन एंड देन डेकाइन, ठीक है। इस तरीके से ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अल्कोहल की बात करें तो बॉन्ड OH, अगर किसी भी फॉर्मूले में बॉन्ड OH दिख जाए तो उसको अल्कोहल, वो अल्कोहल वाला फॉर्मूला है, उसमें OL लगा देंगे। जैसे कि मिथेन है, मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4,
इसमें मैंने OH लगा दिया, बॉन्ड OH लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, ये मिथेनॉल बन जाएगा, ऑल हो जाएगा इसके नेम में। एल्डिहाइड का भी सेम है, अगर मैंने किसी भी फॉर्मूले में जैसे मैंने एग्जांपल मिथेन ले लिया, मिथेन में बॉन्ड CHO लगा हुआ दिख गया तो आप उसको लिखोगे मिथेनल। देन कीटोन में अगेन अगर आपको बॉन्ड ONE लिखा हुआ दिख गया, सॉरी बॉन्ड COO लिखा हुआ दिख गया, तो वो कीटोन होगा। कीटोन हमेशा किसी भी फॉर्मूले में बीच में आते हैं, तो जो भी फॉर्मूले में बीच में आए ना वो कीटोन होता है, उसके लास्ट में ओन लग जाता है, ठीक है। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में COOH लिखा हुआ होता है, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लगा हुआ होता है, और उसको हम कैसे नेम करते हैं, ओइक एसिड, उसके लास्ट में ओइक एसिड लगा देते हैं, तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि CH3 मिथाइल, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3, ठीक है। जब भी हम कुछ फॉर्मूले वगैरह बनाते हैं तो हम मिथाइल लिखते हैं उसमें CH3। देन एक और है हमारे पास C2H5, इसको कहते हैं मिथाइल। देन क्लोरोब्रोमो आयोडो, इनको कहते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको, हेलो एल्केन्स कहते हैं, इनको भी हम फॉर्मुलेज में लगाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जैसे कि इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। सो बेसिकली इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, इथेन ये किस में आता है, 2 कार्बन वाली में आता है, जिसमें 2 कार्बन होंगे। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। OH क्यों लगाया, क्योंकि OH होता है अल्कोहल में, तो ये है फॉर्मूला इथेनॉल का। अगेन इथेनॉइक एसिड क्या होगा, इथेन मतलब 2 कार्बन, तो ये आ जाएगा C2H5 बॉन्ड COH, ठीक है। तो COOH ये है इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला। दिस इज, अभी हम इसको और भी डिस्कस करेंगे, हम इसके इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड के सारे ऑल केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ाए थे, वो मैं इस चैप्टर में पूरे दिखाऊंगी, पूरे पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। एंड आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, और IUPAC नेमिंग के भी कुछ क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कुछ सोप्स वाली बात की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है मेनली, तो सोप्स की और डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं लिटरली, तो आपको ये याद होनी चाहिए। 2 नंबर में 3 प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, या 2 प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट वाले में, ठीक है। सो सोप्स और डिटर्जेंट की बात करें तो सोप जो होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और डिटर्जेंट जो होते हैं वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। नाउ सोप जो होते हैं ना वो हार्ड वाटर के साथ अच्छे से वर्क नहीं करते, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ अच्छे से वर्क करते हैं, मतलब लेदर बनाते हैं, लेदर मतलब झाग बना लेते हैं डिटर्जेंट, लेकिन सोप्स नहीं बना पाते लेदर, ठीक है। नाउ थर्ड इज सोप जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो डिकम्पोज हो सकता है, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट करते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो सकते। जैसे कि आप यू हैव सीन द न्यूज़ कि यमुना रिवर इज सो मच पॉल्यूटेड, वाई, उसमें वाइट कलर के झाग टाइप है, वो क्या है, वो दैट डिटर्जेंट है वो, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाता, इसलिए यमुना रिवर इज सो मच पॉल्यूटेड राइट नाउ, ठीक है। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे कि सपोनिफिकेशन, ये एलिमिनेशन तो नहीं है, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन एंड, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैं अभी इनके रिएक्शंस करेंगे हम लोग एक साथ सॉल्व, तो अब इसमें देख लीजिएगा। ऑल्सो अभी हम बात करते हैं फ्लेम की, तो फ्लेम जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोकार्बन, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो करते हैं कंप्लीट कंबशन, जब मैं उनको जलाती हूँ तो वो कंप्लीटली फुल जल जाते हैं, कंप्लीट कंबशन दिखाते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करते हैं, मतलब इनकम्प्लीट जलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम क्लीन ब्लू फ्लेम की बात करें, मतलब सॉरी, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम से जलते हैं। क्लीन ब्लू फ्लेम, जैसे कि हमारे घर में हम LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसमें फुल ऑक्सीजन की सफिशिएंटली ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद वो ब्लू कलर की फ्लेम से जलता है। लेकिन अगर वो जो हम उसके जो चूल्हा टाइप होता है, जो उसमें जो होल्स वगैरह होते हैं, अगर वो होल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वो जो फ्लेम है ना वो येलो कलर की आती है। ऐसा MCQs में केस बेस में आ जाता है कि कोई भी नेम दे देंगे, जैसे XYZ राहुल है तो उसके घर में येलो फ्लेम जल रही है उसके गैस स्टोव के अंदर, तो क्या रीज़न हो सकता है, तो उसके गैस स्टोव के जो होल्स होंगे वो ब्लॉक हो गए होंगे, जिससे कंप्लीट ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही होगी, इसलिए वो येलो कलर की फ्लेम देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा येलो फ्लेम देते हैं, और सूट भी देते हैं। सूट मतलब अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन मतलब जैसे कि अगर हम एक कैंडल जलाते हैं, तो जैसे कि अगर आप उसमें अपने हाथ ऐसे रखेंगे, वैसे मत रखिएगा कभी भी, अगर उस पर कोई बर्तन रखते हैं तो क्या होता है, वो जो यूटेंसिल होता है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, या अगर आपके कभी भी घर में येलो कलर की फ्लेम जल रही है और आपने देखा कि बर्तन जो है ना वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ऐसे ही पूछते हैं कि राहुल के घर के जो यूटेंसिल्स हैं वो ब्लैक कलर के हो रहे हैं पीछे से, उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका यही रीज़न है कि उसके गैस स्टोव के होल्स ब्लॉक हुए हुए होंगे एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, तो वो उसको ठीक कर ले, दैट इज यू कैन प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो फ्लेम की हमने बात कर ली। नाउ अब हम एक और चीज़ बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास आते हैं वेजिटेबल घी और वेजिटेबल ऑयल। तो जो वेजिटेबल घी होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं, और जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। तो वेजिटेबल घी इज़ नॉट प्रेफरेबल इन लार्ज अमाउंट, बट ये जो वेजिटेबल घी होते हैं वो नॉट प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन वेजिटेबल ऑयल प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वेजिटेबल घी लेते हैं सो दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट कैन कोज सो मच साइड इफेक्ट, बट अगर लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो ठीक है। नाउ वेजिटेबल ऑयल हम डेली कंज्यूम करते हैं, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर हेल्थ, ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, बट इसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नाउ अभी एक चीज़ और बची है, लास्ट चीज़, दैट इज दिस, ये क्या है, सो ये है सोप फॉर्मेशन मिसाइल, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द सोप का स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब सोप का स्ट्रक्चर है बेसिकली, दिस पार्ट इज नोन एज हेड एंड दिस इज टेल,
ठीक है। मैंने आपको सोप्स के बारे में अच्छे से भी नहीं बताया। तो बेसिकली सोप जो होता है ना वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है लॉन्ग चेन टेल होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल, और एक होती है शॉर्ट आयोनिक हेड और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल। तो ये जो सोप्स होते हैं, जो इसकी जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो शॉर्ट आयोनिक हेड होता है इसके ऊपर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पर दोनों चार्ज होते हैं। ठीक है। और ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो टेल है वो ऑयल के अंदर सॉल्युबल होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है। और जो शॉर्ट आयोनिक हेड है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है लेकिन ऑयल के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ऑल्सो ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। टेल ऑयल के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, टेल नॉन पोलर होती है। और जो हेड है ये पोलर होती है, मतलब इसमें चार्ज वगैरह होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो हेड है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर से लव करने वाला वाटर के तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो टेल होती है वो वाटर से लव नहीं करती, मतलब ये फोबिक होती है, तो वो वाटर से दूर भागती है। ठीक है। अगेन अगर हम सोप्स के कुछ फॉर्मूले की बात करें तो जैसे कि सोप का पहला फॉर्मूला है हमारे पास C17H35 COOH, C15H31 COOH, C17H33 COOH। वैसे तो उसको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बट ये याद हो जाते हैं जब आप रिएक्शन वगैरह बनाते हैं, क्या करते हैं। ये एमसीक्यूज में ऐसा आ सकता है। वैसे तो नॉट मेजरली मैंने अभी तक कोई एमसीक्यूज नहीं देखा है जिसमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूलाज सोप वेरी सोप। ठीक है। तो ऐसा शायद नहीं आता, बट आप फिर भी इसको एक बार याद कर लीजिए कि C17H35 COH, C15H31 COH एंड C17H33 COOH। ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारा एक और चीज़ रह गया है, हाँ, आइसोमेरिज्म रह गया। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म जो होता है, तो बेसिकली जो आइसोमेरिज्म होता है, फेनोमेन बाय मींस ऑफ विच द कार्बन कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म ऐसा फेनोमेन होता है जिसमें जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। जैसे कि ब्यूटेन है, ब्यूटेन 2 आइसोमर्स बनाता है, पेंटेन 3 आइसोमर्स बनाता है और हेक्सेन 5 आइसोमर्स बनाता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बेसिकली C4H10। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये क्या है, ये 2 आइसोमर्स बनाता है, मतलब जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। पहला तो एकदम सेम स्ट्रक्चर होगा और दूसरा अलग स्ट्रक्चर होगा। सिमिलरली पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इसके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी। नाउ फाइनली ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। बस अब जो चीज़ें मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि मैं करवाने वाली हूँ, जैसे कि ऑल केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, आइसोमर स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेमिंग, सो स्टार्ट करते हैं उनको हम करना। सो गाइज लेट्स डिस्कस ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंबशन रिएक्शन। सो मैं ना आपको कंबशन रिएक्शन के 3 रिएक्शंस दिखाऊंगी बेसिकली। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग करने वाले हैं वो है मिथेन का। मिथेन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट करने वाले हैं। ठीक है। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलाना होता है, लार्ज अमाउंट में बर्न करना होता है, उसी को हम लोग कंबशन कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये है हमारे पास CH4 जिसको हम मिथेन कहते हैं। CH4 को हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो हमें मिलता है 3 ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमेशा कंबशन रिएक्शन में। जो आप लोग कोई सा भी रिएक्टेंट ले लो, लेकिन प्रोडक्ट में हमेशा आपको 3 ही चीज़ें मिलेंगी, 2 ही चीज़ें मिलेंगी, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बट लिख देंगे ना तो सही रहता है, अच्छा रहता है। सो बेसिकली आप कोई सा भी कंबशन रिएक्शन करवाएंगे, ये जो चीज़ है ना ये कॉमन है, ये तो ये आएगा ही आएगा, इसके अलावा कोई और सी चीज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। तो दूसरा वाला अगर हम रिएक्शन देखें तो हम लोग इस बार करवाते हैं C2H6 प्लस O2 के बीच में। ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज दिस इज इथेन। ठीक है। क्योंकि उसमें 2 कार्बन है। ठीक है। इसलिए नाउ मैंने इसको हीट किया तो मुझे क्या मिलेगा? सेम CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है। नाउ थर्ड है हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं, इथेनॉल का कंबशन करवाते हैं। तो इथेनॉल को हम लोग लिखेंगे C2H5OH, ये होता है हमारे पास इथेनॉल। इसको हमने हीट किया तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? CO2 H2O और हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। तो बेसिकली आप लोगों को कंबशन तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, उसको हीट करना, तो हमें क्या मिलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है। इसी को हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं बेसिकली। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अवर सेकंड रिएक्शन विच इज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था उससे डिफरेंट है, बट उसमें क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता था। इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है कोई। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक ही हमें रिएक्शन दिया हुआ है NCERT के अंदर बेसिकली C2H5OH जो कि होता है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे 2 ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस में। ये केस बेस में मोस्टली पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। 2 ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं हमारे पास? एल्कलाइन KMNO4, ये होता है हमारे पास एल्कलाइन। ठीक है। ये एल्कलाइन होता है। और एक और होता है, वो होता है हमारे पास K2CrO2, सॉरी हाँ K2Cr2, ये होता है एसिडिफाइड K2CrO2।
ठीक है। इन दोनों ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, यहाँ पर एल्कोहल है। तो इन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस की प्रेजेंस में हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये बन जाता है इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड CH3COOH। ठीक है। अगर आप कोई और सी रेफरेंस बुक देते हैं तो देखिए ये तो बहुत छोटा सा लिख दिया मैंने, बट अगर आपको बड़ा से करके अच्छा सा दिखाना है तो आप इसको पूरा अच्छे से लिखोगे कि ये है इथेनॉल CH2H5OH प्लस ओ को ओ ये सिंगल ऑक्सीजन है, मतलब इसको हम कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी इसको हम, ये तो है हमारे पास इथेनॉल, तो आप लोग इसका नेम लिखिएगा इथेनॉल। देन दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, ये सिंगल ऑक्सीजन है, मैंने हम ऑक्सीजन को O2 करके लिखते हैं, बट ये सिंगल ऑक्सीजन है तो इसको हम लिखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। देन हम इनको लिखेंगे नीचे KNMNO4, आप कोई सा भी एक लिख सकते हो, मैं आपको तीनों लिख कर दिखा रही हूँ, ये अल्कलाइन है, दोनों लिख कर दिखा रही हूँ बेसिकली, K2CrO2 एसिडिफाइड। यस ओके। तो ये इथेनॉल है, इथेनॉल को मैंने ऑक्सीडेशन करवा दिया किसके प्रेजेंस में, K2Cr2 एसिडिफाइड और KNMNO4 जो कि अल्कलाइन है, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है CH3COOH। क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं कि एक एक्सेप्टेंस है, उसको मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस में मैंने उसको ऑक्सीडेशन करवा दिया, उसका तो एक वाई सब्सटेंस बना, तो वो वाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इथेनॉल को हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करके इथेनॉल का क्या बन जाता है, इथेनॉइक एसिड बन जाता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर C2H5OH, ये है एल्कोहल। एल्कोहल को मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये क्या फाउंड करेगा, ये बना लेगा C2H5O-Na और प्लस HCl। तो ये है हमारे पास इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है कि सोडियम है, एंड ये जो बना है इसको हम लोग कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, और वो तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना लिया, इथेनॉल के साथ हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया तो बना सोडियम इथॉक्साइड। अब हम अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, तो बेसिकली डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये क्या है, तो ये भी इथेनॉल ही है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिखा दिखा है। तो इथेनॉल को मैंने H2SO4, ये H2SO4 की प्रेजेंस में मैंने इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर रही हूँ, तो क्या बनाएगा ये बना लेगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है अल्कोहल का। अल्कोहल को जब मैं H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 से रिएक्ट करता है, H2SO4 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन होता है, तो ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है। नाउ अब हम रिएक्शन देखते हैं इथेनॉइक एसिड का सोडियम इथेनोएट के साथ, मतलब उसको सोडियम इथेनोएट कैसे बनाएगा वो, अभी हमने इथॉक्साइड का देखा। सो बेसिकली हमारे पास है इथेनॉइक एसिड CH3COOH, ये होता है इथेनॉइक एसिड, इसको मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बनाएगा, इथेनॉल को करवाया था तो इथेनॉल ने तो सोडियम इथॉक्साइड बनाया था, लेकिन इथेनॉइक एसिड क्या बनाएगा, इथेनॉइक एसिड बनाएगा CH3COO माइनस Na प्लस H2, खाली H2 बनाएगा, तो ये जो है ना ये है सोडियम इथेनोएट एंड दिस इज इथेनॉइक एसिड। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। नाउ एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम, CH3COOH का अगर मैंने रिएक्शन करवाया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये बनाएगा CH3COONA अगेन बट प्लस H2O और अगेन ये बनाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक और रिएक्शन हमने देख लिया। नाउ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें लेते हैं सबसे पहले इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को मैंने रिएक्ट करवाया इथेनॉइक एसिड को मैंने रिएक्ट करवाया अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में मैंने इसको रिएक्ट करवाया, तो ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है जिसको हम प्यार से कहते हैं ईस्टर, CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये क्या है, ये है इथाइल इथेनोएट। अभी तो कहा था कि ये ईस्टर है, तो बेसिकली ईस्टर का फॉर्मूला नेम, जनरल नेम ये होता है इथाइल एथेनोएट। ठीक है, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, आप लोग को इसको एक बार याद करना है, इन सबको ना एक बार लिख कर देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब मैंने इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो इसने एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाया जिसको हम कहते हैं इथाइल एथेनोएट ईस्टर CH3COO C2H5 प्लस वाटर बनाया। ठीक है, नाउ हम लास्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये सोप की रिएक्शन में बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, ये सोप के रिएक्शन में बहुत ज़्यादा वेरी अच्छा है। ठीक है, नाउ अब मैंने लिया ईस्टर। ठीक है, CH3COO C2H5, ये क्या है मेरे पास, ईस्टर, जो कि मैंने अभी बनाया ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन से। ईस्टर को मैंने अगर NaOH के साथ रिएक्ट करवाया AQ, ठीक है, NaOH की प्रेजेंस पे NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बनाता है CH3COO CO माइनस Na प्लस C2H5OH, मतलब अल्कोहल। तो ये जो है ना ये सोडियम एथेनोएट अभी हमने डिस्कस किया था, बट ये सोप होता है, ये लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब सोडियम की लॉन्ग चेन है, ये इसमें काम आता है, ये सोप की मेकिंग में काम आता है। सो बेसिकली यहीं पर हमारे सारे रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फाइनली।
तो गाइस एज आई टोल्ड यू कि अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले कार्बन के अंदर कितना एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का 6 होता है, तो उसकी वैलेंस शेल कितने कैसे निकालेंगे 2,4, तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो ये कैसे आएगी 2,6। येस, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो हमें दो ऑक्सीजन चाहिए ना CO2, तो एक और ऑक्सीजन लेंगे, इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6, तो 6 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सी कितने वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर में बना देंगे ना। उसके पास में हम लोग बना देंगे O मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। नाउ अब कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। देन ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से शेयर कर लेगी। सो यहाँ पर हमारा बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं अगर आपसे कहूँ MgO का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई 2,8,2, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2,6, तो इसके लास्ट वैलेंस शेल में 6 है और मैग्नीशियम के लास्ट वैलेंस शेल में 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग दोनों बना देते हैं, Mg बना देते हैं मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं वैलेंस शेल में, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, एज आई टोल्ड यू 6 हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये इसकी 2 इस तरीके से ले लेगी सर्कल बनाकर, और मैग्नीशियम को पूरे 8 चाहिए, है ना, तो 2 तो उसके पास है ही 1 2 3 4 5 6, तो ये इस तरीके से मैग्नीशियम बना लेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgO। सो गाइज एक बार H2O का भी देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई, ठीक है, अगेन, एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, सॉरी 6 नहीं होता 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2,6, तो ऑक्सीजन को हम लोग लिखेंगे बीच में लाइक दिस, एंड इस बार हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, एंड हाइड्रोजन को हम इस तरीके से बनाएंगे। हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डिप्लेट पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन इसके 2 को इस तरीके से ले लेगी, एंड हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से ले लेगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। एक और बना लेते हैं KCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2,8,9, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2,8,7, ठीक है। तो कैसे शेयर करेंगे बेसिकली, तो ये है पोटेशियम को हम किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड 9, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हम लोगों ने। नाउ क्लोरीन को हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पोटेशियम को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से शेयर कर लेगा, ये इस तरीके से शेयर कर लेगा। नाउ गाइज लेट्स डिस्कस IUPAC नेमिंग, ठीक है। सो एज्यूमिंग कि आप लोगों को वर्ड रूट अच्छे से आते होंगे, जैसे मेथ एथ प्रॉप बुट पेंट हेक्स हैप ऑक्ट नॉन डेक, और आपको एन आइन और एन इन मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अल्कोहल का OL AL ओन ओइक एसिड, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट्स भी बता चुकी हूँ मैं आपको CH3 C2H5 Cl Br और I मतलब, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो CH3 मिथाइल C2H5 इथाइल, ठीक है। सो अब बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ, C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। सो आप लोग मुझे इसकी नेमिंग करके दिखाइए कि इसकी क्या नेमिंग होगी। सो बेसिकली इसकी नेमिंग मैं करके दिखाती हूँ। पहले चेन हम लोग यही सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, यही सबसे स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं, और इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या नेम आएगा, पेंट आएगा सबसे पहले, ठीक है, और इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जो है हम लोग देखते हैं कौन से नंबर पर आ रहा है, यहाँ से गिनेंगे तो ज़्यादा नंबर पर आ रहा है 1 2 3, लेकिन यहाँ से गिनेंगे तो सेकंड नंबर पर आ रहा है 1 2, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में होता है, इन में होता है, तो हम इसको लिखेंगे पेंट 2 इन, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो 2 पेंट टीन, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। एक और बनाकर दिखाती हूँ बहुत सिंपल सा, एक मिनट, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर हम लोग एक और एल्काइल ग्रुप लगा देंगे CH3, तो इसका नेमिंग करिए, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप है जिसको कहते हैं हम लोग मिथाइल, तो ये सेकंड नंबर पर आ रहा है इधर से, और इसके स्ट्रेट चेन हमने ये वाली सिलेक्ट की है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ होता है, और सेकंड नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है, जो मतलब एक एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, इसमें मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन। सो अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सबकी नेमिंग आप लोग मुझे करके दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस आइसोमर्स।
ठीक है। अब हम लोग आइसोमर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन के आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। तो इसको पहले नॉर्मल लिख लेंगे, इसको नॉर्मल लिख लेंगे। एक आइसोमर तो एकदम नॉर्मल होता है, इसकी नॉर्मल आप वो बना कर दिखा दीजिए स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर? 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, ठीक है। देन H, इधर H लगा दिया, एक H लगा दिया, एक H लगा दिया, एक H लगा दिया, फिर से हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब ठीक है, तो काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन होगी और कार्बन कितने हैं? 4 है। तो ये तो एक हो गया पहला आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे? बस इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग जाएंगे हम लोग। कैसे लाएंगे? 3 कार्बन बनाएंगे सबसे पहले, और 3 कार्बन में बीच में हम लोग यहाँ पर एक और कार्बन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन अटैच कर दी, और ये हो गया हमारा दूसरा आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। आइसोमर मैंने दोबारा से बता देती हूँ क्या बताया था, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, 10 ही हाइड्रोजन है और 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4 और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? 2, ये मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो बस ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो ब्यूटेन के आइसोमर्स कंप्लीट हो गए। सेकंड आता है हमारे पास पेंटीन। पेंटीन के आइसोमर्स कैसे बनाएंगे आप लोग? पेंटीन के आइसोमर्स, पहला आइसोमर तो मैंने आपको बताया, इसके 3 आइसोमर्स होते हैं। पहला तो वही होगा जो उसका नॉर्मल फॉर्मूला होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बॉन्ड वाला, ठीक है। पेंटीन को लिखते कैसे? सबसे पहले C5H12, ठीक है। तो पहले C5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बना दिए। देन इसके सबके साथ आप लोग हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। सॉरी, मतलब मैं ऐसे टाइप से लिख रही हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है। तो ये पूरा एक जनरल फॉर्मूला हो गया पेंटीन का। ये पहला आइसोमर है पेंटीन का, इसका नॉर्मल है नाम एन पेंटीन, इसको नॉर्मल पेंटीन कहते हैं। इनका मतलब होता है नॉर्मल पेंटीन, ठीक है। ये पहला आइसोमर है। दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे? इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ दीजिए, जैसे कि हम लोगों ने लिख लिया C4 लिख लिया, ठीक है, और इसमें मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो क्या बन गया? ये सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नाउ इसका 2 आइसोमर्स हमने बना लिए, 3 आइसोमर, थर्ड वाला रह गया। थर्ड वाले को कैसे बना लेंगे? 1, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ थोड़ा सा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये 3 है ना, 3 कार्बन है, तो मैं इस पर 2 इस तरीके से अटैच कर दूंगी, CH3 एंड CH3, ठीक है। अब आप पहले इसमें कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन इसमें पूरे 12 हैं, ठीक है। तो ये पेंटेन का थर्ड आइसोमर है, उसमें 2, मतलब एक ही मेंबर के ऊपर 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? प्रोपेन मैंने इसलिए लिखा बिकॉज हमने ये वाली चेन को सिलेक्ट किया था और इसमें 3 ही कार्बन है, तो हमने प्रोपेन लिख लिया। बाकी ये थर्ड आइसोमर था पेंटेन का। नाउ गाइस, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं। मैं इसको बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा फाइनली। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा होगा, ज़रा सी भी हेल्प मिली होगा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा चैप्टर मैं एकदम से वन शॉट में रिवाइज करवा दूँ। वीडियो तो मे भी थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें रिवाइज करवाया है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो फाइनली पसंद आई होगी। एंड मुझे एक और चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि गाइस, अभी हमारे पास बिल्कुल कम टाइम बचा है। हमारे 15 फेब से बोर्ड स्टार्ट है, ठीक है। मैं भी 10th में हूँ, मेरे भी बोर्ड स्टार्ट है। हमारा सबसे पहला बोर्ड है इंग्लिश का, तो हम लोग इंग्लिश भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। साथ में ही पढ़ेंगे एक साथ। लेकिन एक बात है कि अभी मैं अगर सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, सोशल साइंस के अभी मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुकी हूँ, एंड अभी कार्बन एंड कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है, तो केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं। हमारे पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब बचता है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी हर सारे सब्जेक्ट की, जैसे साइंस की अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो ले आऊँ और सबके सैम्पल पेपर सॉल्व करा दूँ। जितने भी 5 सब्जेक्ट है ना, हमारे पास 5 सब्जेक्ट के सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करा दूँ, एक सेपरेट वीडियो में सबका सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले आऊँ। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। या अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाने के लिए तैयार हूँ। 15 मिनट्स रिविजन वीडियोज़ में बना सकती हूँ। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा. So stay tuned in my video, okay, and take care. So bye bye.